दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन और किलोग्राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप सभी दोस्त भी बताएंगे, आप कमेंट करेंगे कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प बी, यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। विद्युत आवेश, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से जो उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और उसमें संचित गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और इन्हें जो है अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था और इनका एसआई मात्रक जो है दोस्तों वह कूलाम होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि वेग में परिवर्तन यानी कि लगने वाला समय क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि वेग में परिवर्तन अर्थात लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी कहते हैं। किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों त्वरण की यह परिभाषा ही होती है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, यानी कि आप जो है त्वरण का जो दोस्तों मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप यह जो है मात्रक भी याद रखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न जो है वह पूछे ही जाते हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, आप यहाँ पर देखेंगे कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र में पानी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण अगर हम दोस्तों देखें तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना और खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना, यह सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता है और सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। तो आप सभी दोस्त भी जो है अपने मन में इस प्रश्नों का उत्तर सोचेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, तो इसी के कारण जो है वह इंद्रधनुष जो है बनता है। इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम होता है। यह वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है और उसमें सूर्य के बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि सूर्य की जो रोशनी होती है वह बहुरंगी होती है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि 7 रंगों से सूर्य की जो रोशनी है वह निर्मित होती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 5 हम यहाँ पर देखेंगे कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कब? जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाएंगे तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जब दो चालक समान में विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं तब उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो आप दोस्त याद रखेंगे कि जब दो चालक समान दिशा में यानी कि पैरेलल धारा को ले जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन वो समान ही रहेंगे लेकिन धारा जो है विपरीत रहेगी, तब वह जो है एक दूसरे को रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। छठवां सवाल देखेंगे दोस्तों तो कि 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो यहाँ पर संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप जो है इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार करेंगे दोस्तों, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस में प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो 2-4 प्रश्न न्यूमेरिकल से भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये ध्यान देंगे कि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में लगा है, यानी कि इस तरह से ऐसे श्रेणी क्रम में लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल प्रतिरोध होता है उसको सिंपली हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 30 10 40 और 40 धन 15, तो यानी कि टोटल जो है प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? विकल्प सी, यानी कि 55 ओम। अगर यही प्रतिरोध जो है दोस्तों अगर समानांतर क्रम में लगे होते तो हम उनका रेसिप्रोकल को ऐड करते, जैसे 1/, ऐसे करके ऐड करते। आगे सवाल मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों प्रश्न नंबर 7 हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है आवृत्ति को, धारा को, वोल्टेज को, धारा एवं वोल्टेज दोनों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप सभी को उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी, यानी कि ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक स्थिर युक्ति है जो एसी विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में समान आवृत्ति पर संचारित करता है तथा यह वोल्टता तथा धारा को रूपांतरित करता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आइजक न्यूटन, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार बताना है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है वो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं कि ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने, गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत सर्वविदित है आइजक न्यूटन ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने, अतिचालकता जॉन बॉल्डीन ने और रेडार का रॉबर्ट वाटसन वाट ने खोज किया था। तो आप सभी साथी अपने साथ में नोटबुक भी लेकर चलेंगे और वहाँ पर कुछ चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर और वृक्क संबंधी विफलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों, कैंसर से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और इसे हिंदी में कर्क रोग भी कहते हैं। अब दोस्तों एक जो ऑप्शन में लिखा है अस्थि सुस्थिरता, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है और एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह डायबिटीज एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है और यह पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्यापित इंसुलिन का उत्पादन नहीं करने के कारण होता है। अब दोस्तों वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रेनियल फेलियर, यानी वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरोमिया कहते हैं और जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर हमने अन्य विकल्पों को भी यहाँ पर हमने टच किया और अन्य विकल्पों को भी हमने यहाँ पर देखा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। थैलीसीमिया, एनीमिया, रतौंधी और कैंसर। तो यहाँ पर बताना है कि जेनेटिक विकार कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि थैलीसीमिया जो है यह अनुवांशिक विकार है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक विकार है जो बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलीसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार है और यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं, यानी कि विषम युग्मकी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनमें से अनुवांशिक रोग कौन है, थैलीसीमिया। अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अग्न्याशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रेप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि ट्रिप्सिन जो है वह एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि अग्न्याशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बॉक्स पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सोनेजेन एंजाइम को एंटरक्वाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आंतीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं यानी कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं। 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, 30 जोड़ी और 32 जोड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि कितनी होती हैं दोस्तों, 31 जोड़ी होती हैं। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपालीय तंत्रिकाएं यानी कि क्रैनियल नर्व्स तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं यानी कि स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। मनुष्यों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि दोस्तों स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 31 जोड़ी और क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं दोस्तों वह 12 जोड़ी होती हैं। तो आप इनको याद रखेंगे।
हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं साथियों, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा दोस्तों। और बगल में लगे दोस्तों आप जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, तो जिससे कोई भी नोटिफिकेशन डाला जाएगा तो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों, अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? युग्मज, अंडाणु, गर्भ और शुक्राणु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि नर और मादा युग्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? युग्मज बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के युग्मन यानी कि संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मज या युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जायगॉट कहते हैं, तो जायगॉट कहलाती है। आप जो है जायगॉट से कंफ्यूज नहीं होंगे। युग्मनज बनाने के लिए यानी कि जायगॉट बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है और यह भ्रूण में विकसित होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निद्रालुता रोग, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, इसमें से किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, मच्छर और सिकता मक्खी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि सीसी मक्खी। एक समय था, आज से 2-3 साल पहले आरआरबी ग्रुप डी में या आरआरबी के किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा ही जाता था कि स्लीपिंग सिकनेस किस के कारण होता है, यानी किस मक्खी के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह सीसी मक्खी। प्रश्न नंबर 15 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत बीजी को, थैलोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयचर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, युग्मनज में, भ्रूण में और फल में। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्पी यानी कि किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? बीज में परिवर्तित हो जाता है। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड जो है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पर्व तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। पुष्प आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। पुष्पों में पुंकेसर के पुमंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायांग संगीत मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि तने के जरिए क्या फैलता है? ब्रायोफाइलम, गुलाब, ब्रायोफाइला और इमली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि तने के जरिए कौन सा फैलता है? गुलाब फैलता है। गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से नई संतति यानी पौधा उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सक का उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि ग्लूकोमीटर क्या है? यह एक चिकित्सकीय उपकरण है और इसके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं कि ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक का उपकरण है। इसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस उपकरण द्वारा मधुमेह रोगी अपने घर पर ही स्वयं बिना किसी सहायता के नियमित अंतराल में रक्त शर्करा की जांच कर सकते हैं और इसके साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि उच्च रक्त शर्करा को मापने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि यहाँ पर यह बताना कि खाली स्थान में क्या होगा? में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी कि ठोसों में, गैसों में, द्रव में और प्लाज्मा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि गैसों में जो विसरण है वह अत्यधिक तीव्रता से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि CO2 यानी कि C+O2। तो दोस्तों कार्बन का जो परमाणु संख्या नहीं पर जो द्रव्यमान संख्या दोस्तों वह 12 है और ऑक्सीजन का दोस्तों 16। तो 16 और 2 बार तो 16 दूना 32, तो 32 और 12 को ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ दोस्तों? ये 44 हुआ। लेकिन हमारा द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 1 मोल का नहीं बताना है, 10 मोल का, तो 44 × 10। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि 440।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए यहाँ पर बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 21वां का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि C12। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 जो है एक स्टैंडर्ड है और इसी के जो 12वें भाग से कितना गुना भारी है अन्य परमाणु द्रव्यमान को हम जो है कंपेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी यानी कि ऑक्सीजन। आइए थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे कि ऑक्सीजन की दोस्तों परमाणु संख्या कितनी है, 8 है परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अतः यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 6 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 और 6। यहाँ पर अगर क्लोरीन की दोस्तों बात किया जाए तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर 17 होती है। तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होगा। तो यहाँ पर इसलिए 2 और 6 हमसे पूछा है दोस्तों, तो यह जो है ऑक्सीजन का होगा यानी कि विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन में CC बंद और CS बंद होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंद होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि 6, 12 और 18 जो है सहसंयोजी बंद होंगे। साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंद होते हैं और साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंद, 6 कार्बन कार्बन और 12 कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 25 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। धावन सोडा, लवण जल, विरंजक चूर्ण और क्लोरीन का जल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में, बोरेक्स के निर्माण में। तो आप सभी साथी जो है ध्यान देंगे कि धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक सामान्य लवण है जिनका जलीय घोल क्षारीय होता है और जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। यह जल में अति विलेय है और इसका अणुसूत्र जो है दोस्तों वह क्या होता है, एक बार आप इसे याद करेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2 इसका जो है रासायनिक सूत्र रहता है दोस्तों। तो आप यह भी याद रखा करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 देखा जहां पर हमने साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो आप सभी साथी मेरे से जुड़िए और यहाँ पर दोस्तों आप विश्वास करेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और अभी काफ़ी समय है एग्जाम होने में। तो आप साइंस और जीके की आप टेंशन छोड़ दीजिएगा क्योंकि अब पूरी तरह से मेरे ऊपर रहेगा। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतने क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा कि आप जो है आपको प्रश्न जो है 90 से 95% आप याद हो जाएंगे और आप एग्जाम हाल में जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपके साथ चमत्कार हो रहा है क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से ही आएंगे साथियों। तो यह जो है क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही उम्दा कंटेंट है दोस्तों। तो आप विश्वास करिएगा और यहाँ पर और भी साथियों को आप जो है जोड़िएगा दोस्तों। तो अगला प्रैक्टिस सेट हम जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए ला रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम जीएस जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आपने इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दिया आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अभी तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।